तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रेड्स। ये मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है और चाहो तो आप इस मूवी को जाकर जरूर देख सकते हो क्योंकि मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक व्यक्ति एक बॉडी को मुर्दा घर में ले जा रहा होता है और जिसकी बॉडी को वो ले जा रहा था वो एक फेमस यंग एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की बॉडी थी, जिससे रिलेटेड न्यूज भी बैकग्राउंड में चल रही होती है कि कैसे एक पार्टी के दौरान बाथरूम के अंदर उसकी बॉडी मिली। उसका पोस्टमार्टम सुबह होना था जिससे कि उसकी मौत की वजह पता चल पाए और उसको मुर्दा घर तक ले जाने वाला वो आदमी पॉ होता है और पॉ उस मुर्दा घर में एक असिस्टेंट था जिसके पास में मुर्दा घर के अंदर आने वाली बॉडीज को संभालने की अथॉरिटी थी, जिससे कि वो किसी भी बॉडी को देख या फिर छू सकता था। अब एना की बॉडी को मुर्दा घर में पहुंचाने के बाद में वो एक्साइटमेंट में उसकी फोटो लेकर अपने दोस्तों को भेज देता है। अब अगले दिन में दो आदमी वहां पर आते हैं जिनके नाम हावी और इवान थे और ये दोनों ही पॉ के दोस्त होते हैं। अब हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर इवान पॉ को बुलाने को कहता है और पॉ के आने से पहले ही वहां पर खड़े खड़े इवान हॉस्पिटल में बैठी चाइनीज गर्ल्स पर भद्दे कमेंट्स करता है और इतने में ही उसके पास में पॉ पहुंच जाता है। लेकिन इवान पॉ से मिलते ही एना फ्रिट्ज की और भी पिक्चर्स के बारे में पूछता है। वो दोनों पॉ को किसी पार्टी के लिए पिकअप करने आए थे, लेकिन वो उनसे रात 12 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होने तक रुकने को कहता है। लेकिन इवान जो कि एक ड्रग एडिक्ट था वो तब तक उसको कोकीन की एक कश लगाने को कहता है। तो पहले तो पॉ मना करता है, लेकिन फिर बाद में हॉस्पिटल के पीछे डस्टबिन के पास जाकर वो उनके साथ कोकीन लेने को राजी हो जाता है। अब हॉस्पिटल के पीछे पहुंचकर वो दोनों उसे अल्कोहल भी ऑफर करते हैं, लेकिन पॉ उनसे ये कहता है कि शायद वो पार्टी में नहीं जा पाएगा क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठकर 9 बॉडीज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबमिट करना है। लेकिन उसको अपनी ये नौकरी काफी पसंद थी क्योंकि वहां पर उसे कोई भी परेशान नहीं करता था। लेकिन बातों ही बातों में अब कोकीन लेते लेते इवान पॉ से एना की फोटो मांगता है, जिस पर पॉ उन दोनों को बताता है कि एना की बॉडी सुबह तक मुर्दा घर में ही रहेगी, जिस पर वो दोनों ही उसकी बॉडी को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉ भी उनको एना की बॉडी दिखाने के लिए मुर्दा घर के अंदर ले जाता है जो कि बेसमेंट में था। अब वहां पर पहुंचकर पहले तो इवान और हावी दोनों ही थोड़ा घबरा जाते हैं और हावी तो वहां से जाने भी लगता है, लेकिन एना की बॉडी देखने के लिए वो रुक जाता है। हावी उन दोनों को बताता है कि उसने कभी भी बॉडी नहीं देखी है। अब पॉ पहले उन्हें मजाक में चादर उठाकर किसी और की बॉडी दिखाता है, लेकिन जब वो उन्हें एना फ्रिट्ज की बॉडी दिखाता है तो वो दोनों उसकी बॉडी को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही आने की वजह से उसकी बॉडी मरी हुई नहीं लग रही थी। इवान अब एक्साइटमेंट में उसकी बॉडी को छूने लगता है और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एना फ्रिट्ज की बॉडी है और वो उसको छू रहा था क्योंकि आधा स्पेन एना को टच करने के सपने देखा करता था। और बॉडी को देखने के बाद में वो तीनों मुर्दा घर के अंदर ही ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेने के बाद में इवान एना की पूरी चादर को ही हटा देता है। अब एना को देखने के बाद में इवान पॉ से एक बॉडी के साथ मेकआउट करने के बारे में पूछता है, जिस पर इवान उसको बताता है कि ल्यूब्रिकेंट यूज करके ऐसा किया जा सकता है। और डेड बॉडी के साथ मेकआउट करने के बाद में पकड़ा जाना भी बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही साथ वो अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखाकर ये भी बताता है कि वो उसकी बॉडी के साथ ऑलरेडी मेकआउट कर चुका है, जो कि खाली 17 या फिर 18 साल की थी। लेकिन इवान उससे एना के बारे में पूछता है कि क्या उसने अभी तक एना की बॉडी के साथ मेकआउट नहीं किया, जिस पर पॉ मना कर देता है क्योंकि एना की बॉडी को कुछ देर पहले ही लाया गया था। लेकिन उन दोनों के वहां से जाने के बाद वो एना के साथ भी मेकआउट करने वाला था। अब ये जानने के बाद इवान भी एना के साथ मेकआउट करना चाहता था और वो अपने साथ उन दोनों से भी एना के साथ ही मेकआउट करने को कहता है, लेकिन इसके लिए हावी मना कर देता है क्योंकि उसका ये मानना था कि पार्टी में उन्हें मेकआउट करने के लिए कई लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन इवान को यहाँ पर एना के साथ ही मेकआउट करना था। अब मुर्दा घर में कुछ देर तक कोई आने वाला भी नहीं था, इसलिए इवान उन दोनों को स्टोर रूम में भेजकर एना फ्रिट्ज के साथ मेकआउट करने वाला था। और स्टोर रूम में पहुंचकर हावी को उम्मीद थी कि इवान कम से कम एक बॉडी के साथ मेकआउट नहीं करेगा, लेकिन इवान एना के साथ मेकआउट करने के लिए अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ मेकआउट कर लेता है। और इस बात से हावी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मेकआउट करने के बाद में इवान उस स्टोर रूम में आता है और उसके बाद पॉ भी एना के साथ मेकआउट का एक्सपीरियंस लेना चाहता था और वो उसके पास पहुंचकर उसकी बॉडी के ऊपर अपने हाथों को फिराता है। अब वो एना के पास में पहुंचकर उसके साथ मेकआउट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही एना की आंख खुल जाती है, उसको होश आ जाता है और एना को जिंदा देखकर पॉ डर कर स्ट्रेचर से नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर इवान और हावी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब एना को जिंदा देखकर पॉ और इवान बुरी तरह से डर चुके थे और वहीं पर हावी एना को जिंदा देखकर उसको रिलैक्स करने के लिए उसको पानी ला कर देता है। हावी तो यहाँ पर एना को ऊपर फ्लोर पर डॉक्टर के पास भी ले जाने को कहता है और वो नेकेड एना को गाउन भी पहनाता है, लेकिन इवान जो कि एना
का रेप कर चुका था वो हावी को एक कोने में बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन इतनी ही देर में बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज आने लगती है, जो कि एक अटेंडेंट के आने की आवाज थी, जो कि एक और बॉडी को लेकर आ रहा था। जिसको सुनकर वो तीनों लाइट बंद करके छुप जाते हैं और वो अटेंडेंट मुर्दा घर में आकर लाइट खोलता है और असल में उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और ऐना उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में कमजोरी होने की वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकलती एंड अनफॉर्चुनेटली वो अटेंडेंट वहां से चला जाता है। यानी कि ये कोई मिरेकल ही था कि यहाँ पर ऐना बच गई थी। अब या तो ये हो सकता है कि उसकी ड्रिंक वगैरह में किसी ने कोई ड्रग दिया होगा जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ टाइम के लिए या फिर उसका हार्ट रुक गया होगा और कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी में फिर से जान आ गई, यानी कि जब ड्रग का असर खत्म हो गया। अब उस अटेंडेंट के जाने के बाद में हावी उसकी बॉडी को मुर्दा घर से बाहर ले जाने की जिद करता है, लेकिन इवान उसे रोककर कुछ समझाने के लिए स्टोर रूम में ले जाता है। अब स्टोर रूम में जाकर वो दोनों हावी को समझाते हैं कि वो ऐना की बॉडी को ऐसे ही बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके साथ गलत काम किया है। इसलिए वो चाहते थे कि वो ऐना का खून कर दें, क्योंकि सबको ये लगता है कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन हावी उन दोनों की एक नहीं सुनता, यानी कि वो अच्छा इंसान था। वो उनको ये करने से रोक रहा था, लेकिन वो ये मान नहीं रहे थे और अब वो अकेले ही ऐना के स्ट्रेचर को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन इवान उसको रोक लेता है। लेकिन पॉ गेट की चाबियों को बाहर ही भूल गया था और इसलिए गेट बाहर से लॉक्ड होता है। इसलिए अब हावी जोर जोर से बाहर से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से इवान और हावी के बीच गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसमें नीचे गिरने की वजह से हावी का सर फट जाता है, जिसके साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब पॉ बाहर से मदद मंगवाने के लिए अपने कलीग को पेपर से मैसेज भेज देता है और इतने में ही इवान हावी को स्टोर रूम में घसीट कर ले जाता है। और यहाँ पर इवान का प्लान ये था कि पॉ के कलीग के जाने के बाद में वो हावी को ट्रीटमेंट के लिए एंट्रेंस के बाहर छोड़ देंगे। बाहर कोई ना कोई तो उसकी मदद कर ही देगा। और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉ ऐना को भी स्टोर रूम में ले आता है। अब स्टोर रूम में लाने के बाद भी इवान हावी को ये समझा रहा होता है कि पूछताछ के दौरान वो बाहर के लोगों को ये बताए कि उसकी ये हालत चोरों ने की है और वो बाहर ऐना के बारे में कुछ भी ना बताए। जिसके बाद में पॉ और इवान मुर्दा घर में पड़े हुए खून को जल्दी से साफ करने लगते हैं। अटेंडेंट के आने पर इवान अंदर छुप जाता है और पॉस को बताता है कि वो गलती से अंदर बंद हो गया था और वो दूसरा अटेंडेंट भी ऐना के बारे में पूछता है, लेकिन इवान उसे वहां से भगा देता है। उसके जाने के बाद में वो स्टोर रूम में जाता है तो उसको पता चलता है कि हावी मर चुका है। जी हाँ, वो मर चुका था और उसके मर जाने के बाद में अब पॉ को उम्मीद थी कि उनको मर्डर और रेप के इल्जाम में उम्र कैद होने वाली है, लेकिन तभी इवान हावी की बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाता है, जिसको सुनकर डरी हुई ऐना भी कहती है कि वो उसे जाने दे, वो उनके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, जिस पर वो दोनों ध्यान ही नहीं देते। और पॉ को बाहर लाकर इवान ये समझा रहा था कि अगर अभी वो स्ट्रांग नहीं हुए तो उनको जिंदगी भर उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए उन्हें ऐना का भी खून करना होगा। अब वहीं दूसरी तरफ ऐना मौका देखकर और किसी तरह से अपनी शक्ति जुटाकर स्ट्रेचर से नीचे गिरती है और हावी के जेब से फोन निकालकर अपने पिता को कॉल लगा रही होती है कि इतने में ही वो दोनों स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐना उन दोनों को बताती है कि उसकी अपने पिता से बात हो चुकी है और वो मदद लेकर आ ही रहे होंगे। ये सुनकर इवान को लगता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो उनके लग चुके हैं, इसलिए वो ऐना को ऊपर ही ले जा रहे होते हैं और इतने में ही हावी के फोन पर ऐना के पिता का कॉल आ जाता है, जिनसे बात करने के बाद में इवान को पता चल जाता है कि ऐना की अपने पिता से बात हुई ही नहीं थी। और ये सुनने के बाद में वो दोनों फिर से ऐना को मुर्दा घर में ही ले जाते हैं। अब अंदर पहुंचने के बाद में टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए इवान पॉ से हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर के बारे में पूछता है और जब तक वो कंटेनर लेकर आएगा इतने में पॉ को ऐना की बॉडी को बांधना होगा। इवान के जाने के बाद में पॉ ऐना के हाथ पैर बांधने के लिए एक टेप लेकर आता है, लेकिन ऐना पॉ को अकेले देखकर उसे इवान की बातों पर ध्यान न देने को बोलती है और उसको बताती है कि वो कोई खूनी नहीं है बल्कि वो उसकी वजह से ही जिंदा है। लेकिन तभी पॉ उसे बांधते हुए कहता है कि वो उसे मॉन्स्टर जैसा तो लग रहा होगा, लेकिन वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, वो तो खाली अपने दोस्तों के सामने सेलिब्रिटी होने की शेखी झाड़ना चाहता था। और बात को हाथ से निकलता हुआ देखकर ऐना पॉ को बताती है कि जब वो स्टोर रूम में मौजूद नहीं था तब इवान ने हावी का गला घोटकर उसका खून किया था और वो उसको कभी भी हॉस्पिटल ले जाने वाला ही नहीं था। लेकिन पॉ उसकी बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता, क्योंकि ऐना ने पहले भी झूठ बोलकर उन्हें फंसाने वाली बात बोली थी और वो टेप की मदद से उसका मुंह भी बंद कर देता है। अब दूसरी तरफ जब इवान बाहर हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर को ला ही रहा होता है, इतने में ही वहां पर दो डॉक्टर सुट्टा ब्रेक के लिए आ जाती हैं और इवान छुपकर वहां पर उन दोनों के जाने का इंतजार करता है। अब वहीं पर मॉर्ग रूम के स्टोर रूम में पॉ हावी के खून को साफ कर रहा होता है और ऐना मुर्दा घर में अकेली लेटी हुई थी और मौका देखकर वो अपने पैरों और मुंह पर लगी हुई टेप को खोल लेती है, जिसके बाद में वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कमर से नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो रेंग रेंग कर किसी तरह से वहां से भाग जाती है।
दूसरी तरफ इवान उन दोनों डॉक्टर्स के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था और उनके वहां से जाने के बाद में वो कंटेनर लेकर मुर्दा घर में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो पाता है कि एना वहां से भाग चुकी है और ये बात वो पॉ को ही बताता है, जो कि अब भी स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं और एना एक जगह छुपकर किसी तरह अपने हाथों पर बंधी हुई टेप को खोल लेती है और अपने टांगों पर खड़ी भी हो जाती है, लेकिन कमजोरी और ब्लड सर्कुलेशन सही से न होने की वजह से वो अपनी टांगों पर ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन एंड में उसे रेंगते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब एना किसी तरह रेंगते रेंगते लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही इवान वहां पर पहुंच जाता है और घसीट कर एना को फिर से मुर्दा घर में ले आता है। अब एना को अंदर लाने के बाद में वो पॉ को भी अपने पास बुला लेता है। अब इवान जल्दी से जल्दी ये सब खत्म करना चाहता था, लेकिन पॉ उससे पूछता है कि क्या उसने गला दबाकर हावी का खून किया, जिस पर इवान उससे एना की बातों पर ध्यान न देने को कहता है। इवान अब एना को भी जल्दी से जल्दी बिना सबूत छोड़े मारना चाहता था। कई तरीकों के बारे में वो बात भी करता है, लेकिन फाइनली वो एना को बेडशीट की मदद से दम घोटकर मारने का तय करते हैं ताकि कोई भी वहां पर सबूत न छूट पाए। अब वो दोनों दम घुटने तक एना का मुंह बेडशीट से दबाते रहते हैं और एना के मरने के बाद में वो उसको स्ट्रेचर पर रख देते हैं। उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर रखने के बाद में वो हावी की बॉडी को कंटेनर में किसी बोरी की तरह डाल देते हैं, जहां पर इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉ मुर्दा घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए एना की बॉडी को साफ कर रहा होता है और इवान सड़क के किनारे हावी की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। और वहीं पर पॉ एना की बॉडी को चादर से ढककर वहां से जाने को तैयार था, लेकिन अचानक से ही उसे एना के खांसने की आवाज आती है, जिससे वो समझ चुका था कि एना अब भी जिंदा है। लेकिन इवान के आने पर यह बात वो उसको नहीं बताता और जल्दी से इवान को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन लिफ्ट के पास आकर इवान को याद आता है कि उसका कार्ड मुर्दा घर के अंदर ही रह गया है, इसलिए वो अपना कार्ड लेने के लिए दोबारा अंदर चला जाता है, जहां पर पहुंचकर वो शॉकिंगली एना को कपड़े पहनते हुए देखता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो तो खत्म हो गई। और ये देखकर वो एक ही सेकंड में समझ जाता है कि पॉ को भी एना के जिंदा होने के बारे में पता था और वो गुस्से में पॉ का गला पकड़ लेता है। लेकिन इतने में ही एना पीछे से आकर उसकी गर्दन में कैंची घुसाकर उसको जान से मार देती है और ये देखकर पॉ रोने लगता है। लेकिन एना उसको भी कई बार पीठ में कैंची घोंपकर मार डालती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ था, यानी कि इसमें वो बराबर का हिस्सेदार था। और उनको मारने के बाद में वहीं पर बैठकर रोने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अब देखो, यहाँ पर ये तीनों ही गलत थे, इनको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे कुछ एम्प्लॉयज या फिर जो दोस्त होते हैं वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन का, अपनी पावर्स का। यहाँ पर उसको अपना काम ठीक से करना चाहिए था और अगर ऐसा हो गया था तो उसको इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर डॉक्टर्स की भी है या फिर उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पर एना के साथ में ऐसा किया। ऐसा क्या हुआ था जिसके जरिए उसके साथ में ऐसा हो गया? पक्का उसको कोई ना कोई ड्रग दिया गया होगा जिससे उसका दिल रुक गया होगा और सभी ने ये समझा कि वो मारी गई है, लेकिन अल्टीमेटली उसका दिल दोबारा से रिवाइव हो गया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो एक एक्ट्रेस थी और सारा का सारा स्पेन उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ उसके हेटर्स भी होंगे जिन्होंने ऐसा कर दिया होगा। बाकी मूवी को देखकर और सोचकर ही घिन आती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस हद तक चले जाते हैं। एक बॉडी के साथ ऐसा करना कितना अजीब है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे रियल केसेस दुनिया भर में देखे गए हैं। कहीं ना कहीं आप आर्टिकल में आपने ऐसा कुछ ना कुछ रीड जरूर किया होगा, लाइक ऑर्गन्स की तस्करी करना, और ये सब चीजें तो काफी आम बात है।